हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल हिंदुस्तान कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री की, एवोल्यूशन की। तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे द इलेक्ट्रॉनिक इरा और जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स को। इलेक्ट्रॉनिक इरा के अंदर किस तरीके से अलग अलग जनरेशंस का जन्म हुआ और क्या क्या उन जनरेशंस के अंदर मेजर चेंजिंग्स, मेजर डेवलपमेंट्स हुई। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये जो इलेक्ट्रॉनिक इरा था, इस इरा के अंदर कंप्यूटर्स जो थे वो फुली इलेक्ट्रॉनिक बने, यानी कि वहाँ पे मैकेनिकल कंपोनेंट्स को हमने निकाल दिया और फुली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। और वो जो टाइम पीरियड 1940 से लेके अभी तक का है, उसको हमने अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर डिवाइड किया है और उस टाइम पीरियड को हमने अलग अलग जनरेशंस का नाम दिया। सो हमारे पास 5 कंप्यूटर की जनरेशन्स हैं जो हम पढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द ईयर 1940। सो जो 1940 से लेके 1956 का टाइम पीरियड था, इट इज़ मार्क्ड विद द फर्स्ट जनरेशन। देन हमारे पास सेकेंड जनरेशन आई 1956 टू 1963। देन 1964 टू 1971 द थर्ड जनरेशन, एंड देन 1971 टू प्रेजेंट इट इज़ द फोर्थ जनरेशन, and present and beyond it is fifth generation of computers. Let's start one by one कि ये जो generations हैं, ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या हुआ, क्या क्या मेजर डेवलपमेंट्स हुई। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। सो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की सबसे पहले टाइम की बात करें तो जो टाइम पीरियड 1940 से लेके 1956 तक हमने मार्क किया है, इट इज़ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अगर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करें तो इन डिवाइसेस के अंदर, जो इन कंप्यूटर्स थे, इनके अंदर कंप्यूटेशन के लिए जो चीज़ें यूज़ की थी वो थी वैक्यूम ट्यूब। ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये एक वैक्यूम ट्यूब है, एक ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया गया है एंड देन कुछ कंपोनेंट्स को डाल के इसके अंदर हम लोग प्रोसेसिंग करवा रहे हैं। अगर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की इनपुट की बात करें तो वो पंच कार्ड और पेपर टेप से दी जाती थी। आउटपुट जो थी वो हमें पेपर के ऊपर प्रिंटआउट्स की फॉर्म में मिलती थी। मेमोरी उस समय जो यूज़ की गई थी वो थी मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप्स का इस्तेमाल किया जाता था। और प्रोग्रामिंग जो उस समय कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए यूज़ की जाती थी वो थी मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर्स जो हैं बड़ी आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन हमारे लिए समझना थोड़ा सा उसके लिए उसको डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो मशीन लैंग्वेजेस हमारे लिए डिफ़िकल्ट है लेकिन कंप्यूटर के लिए समझना आसान है। तो उस समय जो प्रोग्रामिंग की जाती थी वो बाइनरी लैंग्वेज में की जाती थी और इसीलिए हमने ने पढ़ा था जो डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर थी कि कंप्यूटर क्या समझता है, सिर्फ बाइनरी समझता है। अगर हम लोग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की कंप्यूटेशन स्पीड की बात करें तो वो मेजर की जाती थी मिली सेकंड्स के अंदर, यानी कि कंप्यूटर्स उस समय 1000 इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट कर सकता था। और जैसे जैसे हम लोग आगे स्टेजेस में बढ़ते जाएंगे, हम अलग अलग अगले जनरेशन में आते जाएंगे, वी विल सी देयर इज ए इम्प्रूवमेंट इन द कंप्यूटेशन स्पीड। अगर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करें साइज के मामले में तो उनका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। एक रूम, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के बराबर उनका साइज हुआ करता था। अगर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करें तो उन वो थे वो हाई हीट को प्रोड्यूस करते थे, यानी कि उनको ठंडा रखने के लिए हमें कूलिंग सिस्टम्स लगाने पड़ते थे। अगर पावर कंजप्शन की बात करें तो पहली जनरेशन के अंदर पावर कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा होती थी। और मेजर डेवलपमेंट्स क्या हुई थी, मेजर डेवलपमेंट्स हुई थी कि इस जनरेशन के अंदर हम लोगों ने पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर जो था वो बनाया था। इससे पहले हमारे जो कंप्यूटर्स थे वो थे मैनुअली, सॉरी, इससे पहले जो हमारे कंप्यूटर्स थे वो थे मैकेनिकल plus electronic, but now we have built a first
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। और इस टाइम पीरियड के अंदर जो मेजर कंप्यूटर्स बने थे वो बने थे इनायक, ENIAC, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ये क्या है, यूनिवैक और IBM 701। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। दे आर वेरी बेसिक कंप्यूटर्स, स्लो थे और काफ़ी बड़े थे साइज के अंदर। और मोस्टली इन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल जो किया जाता था वो किया जाता था डिफेंस पर्पस के लिए और साइंटिफिक पर्पस के लिए। और इन कंप्यूटर्स की जो मेंटेनेंस थी वो काफ़ी डिफिकल्ट थी, क्योंकि ये जो वैक्यूम ट्यूब थी इनका एक ड्रॉबैक था, ये बार बार क्या हो जाती थी, खराब हो जाती थी, यानी कि काम करना बंद कर देती थी। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेजर कंप्यूटर्स जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर बने। पहला कंप्यूटर है इनायक, इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसको बनाया था जे प्रेस्पर एकर्ड और जॉन मॉर्चली ने इन द ईयर 1946 एंड इट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट जर्नल पर्पस कंप्यूटर। दूसरा जो कंप्यूटर बना वो था ESDAC। दूसरा जो कंप्यूटर बना वो था EDSAC एटसैक, विच इज इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, जिसको बनाया था मॉरिस विल्किस ने इन द ईयर 1949। एंड इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कंप्यूटर टू रन ए स्टोर्ड मेमोरी प्रोग्राम। स्टोर्ड मेमोरी प्रोग्राम क्या होता था कि हम लोग एक मेमोरी के अंदर प्रोग्राम को स्टोर करके रख रहे हैं एंड देन उसको बार बार यूज कर रहे हैं। उसके बाद है एडवेक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसको बनाया था वॉन न्यूमैन और उसकी टीम में। वॉन न्यूमैन का एक आर्किटेक्चर है, जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर क्लासेस के अंदर। इसको बनाया था 1950 में एंड इट इज द फर्स्ट बाइनरी स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। उसके बाद यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिकल कंप्यूटर 1, इसको भी बनाया था एकर्ट और मॉर्चली कॉर्पोरेशन ने इन द ईयर 1951 एंड दिस इज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। देन IBM 701 इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स एंड 701 जो है ये एक मॉडल नंबर है जो उस समय IBM ने अपने कंप्यूटर को दिया था। इसको डेवलप किया था IBM ने इन द ईयर 1952 और ये IBM का फर्स्ट कमर्शियल साइंटिफिक कंप्यूटर था। देन वी हैव द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर हम लोग सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स की बात करें तो टाइम पीरियड फ्रॉम 1956 टू 1963 के बीच में जो टाइम उस समय जो कंप्यूटर्स बने उन कंप्यूटर्स को हम लोग कहते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। अगर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटेशन डिवाइस यहाँ यूज़ किया वो था ट्रांजिस्टर। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा ये है एक ट्रांजिस्टर जिसका इस्तेमाल करके कंप्यूटर्स को बनाया गया था। आई थिंक ये वाले डिवाइसेस भी आपने अपने घरों में कुछ कंपोनेंट्स देखे होंगे ये कंप्यूटर्स के अंदर, या फिर कुछ पुराने टीवीज या कुछ ऐसे रेडियोस के अंदर आपको ये दिखे होंगे। इनपुट की बात करें तो इनपुट मिलती थी यहाँ पे पंच कार्ड्स और मैग्नेटिक टेप्स के थ्रू, आउटपुट पेपर प्रिंटआउट और लाइन प्रिंटर्स के द्वारा। यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था मैग्नेटिक कोर मेमोरी का, स्टोरेज के लिए यहाँ यूज की गई थी मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का। अगर हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें कि सेकेंड जनरेशन के अंदर तो इनिशियल फेसिस के अंदर यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। असेंबली लैंग्वेज की अगर हम बात करें ये लैंग्वेजेस हमारे लिए थोड़ी सी आसान थी सीखना और काम करना, बट कंप्यूटर्स के लिए उतनी ही थोड़ी सी मुश्किल हो गई थी। एंड देन इन द लेटर हमारे पास वी यूज द फोर्टन एंड द कॉबॉल। फोर्टन क्या है, फार्मूला ट्रांसलेशन। फोर्टन की फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन और इसको बनाया था जॉन बेकस और उसकी टीम ने इन द ईयर 1957। और ये हमारे पास पहली
हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो हमारे लिए समझना थोड़ी सी आसान होती हैं एज कम्पेयर टू असेंबली एंड द मशीन लैंग्वेजेस, लेकिन उतनी ही डिफिकल्ट हो जाती है समझना किसके लिए, कंप्यूटर के लिए। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा लेटर क्लासेस के अंदर कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस है हमारे पास प्रोग्रामिंग, और कौन कौन सी लैंग्वेजेस कब बनी और उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस था। और दूसरी लैंग्वेज जिसमें यूज की गई थी वो थी कोबाल। कोबाल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इट इज कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और ये बनाई गई थी इन द ईयर 1959 में बाई ग्रेस हॉपर। ग्रेस हॉपर इस लैंग्वेज के इन्वेंटर हैं जिन्होंने बनाई थी इन द ईयर 1957। और ये भी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये बनाई गई थी टू मेक द बिजनेस सिस्टम्स लाइक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स, बैंकिंग, पेरोल्स वगैरह, उन सब चीज़ों को बनाने के लिए इसको यूज़ किया गया था उस समय के अंदर। उसके बाद अगर हम लोग कंप्यूटेशन स्पीड की बात करें तो सेकंड जनरेशन के अंदर जो कंप्यूटेशन स्पीड है वो माइक्रो सेकंड्स है। पहले में थी मिली, मिली से अब हम आ गए माइक्रो सेकंड्स। और माइक्रो सेकंड्स में क्या होता था कि कंप्यूटर्स अप्रॉक्सीमेटली 10,000 इंस्ट्रक्शंस को एक टाइम के ऊपर एग्जीक्यूट करते थे। एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट इन द सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। कि कंप्यूटर की स्पीड जो थी, जो पहले 1000 इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में एग्जीक्यूट करने की थी इन द फर्स्ट जनरेशन, वो बढ़कर 10,000 इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड हो गई थी। अगर हम लोग साइज की बात करें, साइज इनका आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स के मुकाबले में कंपैरेटिवली स्लो है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के मुकाबले कम हो गया था बिकॉज नाउ वी हैव द बेटर टेक्नोलॉजीज देन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। अगर हम हीट की बात करें तो ट्रांजिस्टर्स जो थे ये लेस हीट निकालते थे, ये लेस हीट को प्रोड्यूस करते थे एज कंपेयर टू द वैक्यूम ट्यूब्स। पावर कंजप्शंस भी आहिस्ता आहिस्ता इनमें कम हो गई। एंड मेजर डेवलपमेंट्स क्या हुआ था कि इसी इरा के अंदर कमर्शियल स्केल के ऊपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया था। एग्जांपल्स हैं इसकी IBM 1401, हनीवेल 400 एंड CDC 1604। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे दे आर मोर रिलायबल एंड एनर्जी एफिशिएंट एज कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स, एंड they all are easy to program and more cost effective than the first generation of the computers. मेजर कंप्यूटर्स कौन कौन से थे इस फेस के, विच इज IBM 401 जो कि IBM ने बनाया था इन द ईयर 1959, और इसको यूज किया जाता था बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग के लिए। IBM 1620 ये भी IBM ने बनाया था इन द ईयर 1959, इट इज यूज फॉर द साइंटिफिक रिसर्च। देन CDC 1604, CDC को बनाया था कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन ने इन द ईयर 1960, एंड इट इज द कमर्शियल ट्रांजिस्टर मशीन। एंड यूनिवैक SS80 जिसको बनाया था स्पेरी रैंड ने इन द ईयर 1858, और ये यूनिवैक 1 का सक्सेसर था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स थे जो कि सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर बने थे, और जहाँ इन कंप्यूटर्स को हमने ये माना था कि सेकंड जनरेशन के अंदर बने थे। सो लेट्स स्टार्ट द थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। और थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर हमारे पास आ गए IC। IC क्या होता है? IC इज द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ ट्रांजिस्टर। IC की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, अब हमने क्या करा, टेक्नोलॉजी बदल रही थी तो हमने क्या करा कि वही ट्रांजिस्टर्स जो थे उनको एक चिप में एम्बेड कर दिया, एंड हमने बना दिया क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट IC। और आज की डेट में जो भी आज भी जो मेन कंप्यूटेशन के लिए यूज किए जा रहे हैं वो वही
ट्रांजिस्टर्स किए जा रहे हैं, बट हमने उनको नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर इतना साइज रिड्यूस कर दिया है कि आज हम बिलियंस की संख्या में एक चिप के अंदर ट्रांजिस्टर्स को एम्बेड कर चुके हैं। ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मॉडर्न चिप्स के अंदर कितने ट्रांजिस्टर्स अवेलेबल हैं। इनपुट की बात करें तो यहाँ पे कीबोर्ड का जन्म हो गया। अब कीबोर्ड के थ्रू इनपुट दी जाती थी। आउटपुट के लिए हमारे पास प्रिंटर्स और सीआरटी मॉनिटर्स अवेलेबल थे। सीआरटी की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। ये हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर क्लासेस में। मेमोरी, यहाँ सेमीकंडक्टर मेमोरी का इस्तेमाल यानी कि रैम का इस्तेमाल स्टार्ट हो गया था। स्टोरेज के लिए फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल होने लगा। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पास्कल और कोबाल का इस्तेमाल हुआ एंड इनका यूज बढ़ता गया और हमने यहाँ पे कम्प्लेक्स सिस्टम्स बनाना स्टार्ट कर दिए बाय यूजिंग दीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अगर कंप्यूटेशन स्पीड की बात करें तो पहली जनरेशन में वो थी हमारे पास मिली, सेकंड में माइक्रो और थर्ड में ये हो गई थी नैनो सेकंड्स। नाउ कंप्यूटर्स हैज द कैपेबिलिटी टू परफॉर्म द मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस इन ए सिंगल यूनिट ऑफ टाइम। पहली जनरेशन में ये 1000 थी, सेकंड में ये 10,000 हुई, थर्ड में ये मिलियंस में पहुंच चुका। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये जो कंप्यूटेशन स्पीड है यानी कि कितनी कैलकुलेशंस को कंप्यूटर एक सेकंड के अंदर परफॉर्म कर सकता है, ये बढ़ती जा रही है हर साल के साथ। अगर साइज की बात करें तो इनका साइज मीडियम था, ये छोटे हो गए थे एज कम्पेयर टू द सेकेंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। और हीट भी उनसे थोड़ी कम निकालते थे। पावर कंजप्शंस भी कम हो गई थी। एंड देन मेजर सिस्टम्स, उस समय क्या हुआ कि मल्टी यूजर सिस्टम बने और पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया इन दिस थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इज IBM 360, PDP-8, UNIVAC 1108। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की बात करें, दे आर चीपर एंड फास्टर देन द सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स एंड third generations of computers laid a foundation and development of the computer networks and the databases। आगे हम लोग सब पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं, डेटाबेसेस क्या होते हैं, किस तरीके से काम करता है। बट थर्ड जनरेशन जो थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट जनरेशन थी क्योंकि इसी समय कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इन्वेंशंस हुई थी, जैसे मॉनिटर्स की हो गई, कीबोर्ड्स की हो गई, देन कंप्यूटर्स के नेटवर्क्स की हो गई, दो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, देन डेटाबेसेस हो गई, किस तरीके से हम अपना लार्ज डेटा को मैनेज करके रख सकते हैं। सो इन चीज़ों ने मॉडर्न कंप्यूटर्स को बनाने में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया। अगर हम लोग मेजर कंप्यूटर्स की बात करें वो थे IBM सिस्टम 360 जो कि IBM ने बनाया था इन द ईयर 1964 एंड this is the first family of the compatible computers। then PDP-8 जिसको डिजिटल इक्विपमेंट ने बनाया था इन द ईयर 1965 एंड इट इज़ आवर फर्स्ट सक्सेसफुल मिनी कंप्यूटर जो हम लोग अपने घरों में या ऑफिस में इस्तेमाल कर सकते थे। देन हनीवेल 6000 हनीवेल ने बनाया था इन द ईयर 1965 और ये पहला हमारे पास टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर था। देन यूनिवैक 1108 यूनिवैक ने बनाया था इन द ईयर 1968 एंड इसके अंदर मल्टी टास्किंग के फीचर्स थे कि कंप्यूटर अब मल्टीपल टास्क को एक ही समय के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकता था। तो हमने अभी तक पढ़ा कि थर्ड जनरेशन के अंदर हमने आईसी का इस्तेमाल जो था वो किया था। अब आईसी जो है वो है क्या और किस तरीके से उसको बनाया गया। तो आईसी जो है, आईसी बनाने के लिए भी हम लोगों ने जो इस्तेमाल किया वो था ट्रांजिस्टर। आईसी के लिए भी हमने ट्रांजिस्टर्स का ही इस्तेमाल किया और यहाँ पे हम लोग एक टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। अब ये क्या होती है बेसिकली कि हमने क्या करा, हमने एक स्टैंडर्ड इतना साइज ले लिया और उस साइज के अंदर हम लोग कितने ट्रांजिस्टर फिट कर सकते हैं। सपोज मैं 3 कर सकता हूँ, 10 कर सकता हूँ, 1000, ये सारे क्या हैं ट्रांजिस्टर्स। कितने ट्रांजिस्टर्स में एक सिंगल उसी साइज की चिप के अंदर लगा सकता हूँ उसको हम क्या बोलते थे इंटीग्रेशन।
और अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करें, हमने पढ़ा कि हमने यहाँ पे आईसी का इस्तेमाल किया। अब आईसी बनाने के लिए इनिशियल फेज में हमारे पास थी एम अब आईसी बनाने के लिए हमारे पास इनिशियल फेज में थी क्या, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन SSI। और अगर हम लोग SSI की बात करें तो SSI के अंदर हमने क्या करा था, इसी स्टैंडर्ड साइज की चिप के अंदर 100 ट्रांजिस्टर्स को एम्बेड किया था। यानी कि हमने क्या करा, ट्रांजिस्टर्स का ही एक इम्प्रूव्ड वर्जन निकाला और उस इम्प्रूव्ड वर्जन को एक स्टैंडर्ड साइज की चिप के अंदर एम्बेड कर दिया। और जब हमने हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स को एम्बेड किया तो उसको हमने नाम दिया स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का। उसके बाद जैसे जैसे हम लेटेस्ट स्टेजेस में थर्ड जनरेशन की पहुंचे, वहां हमने इस्तेमाल स्टार्ट करना कर दिया MSI। MSI होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। और यहाँ हमने 100 से 1000, 2000 अप टू 3000 या 10,000 तक ट्रांजिस्टर्स को उसी स्टैंडर्ड साइज की चिप्स के अंदर इम्बेड करना स्टार्ट कर दी। और यही जो इंटीग्रेशन थी, ये बनाती थी हमारे क्या, ICs, जिनको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि आईसी क्या और किस तरीके से यूज किया गया था। एंड नेक्स्ट हमारे पास अगली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है, वो है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। और फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे, यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए हमने क्या करा, वी हैव यूज द न्यू इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजीज एंड वो क्या थी, इट इज LSI। यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एंड लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के अंदर हमने क्या करा, वी हैव एम्बेड द मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। एंड देन LSI की बात आती है, VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में हम मिलियन से भी इन ट्रांजिशंस को बढ़ाने लगे बाई यूजिंग द टेक्नोलॉजी विच इज कॉल्ड एज नैनो टेक्नोलॉजी। अब मल्टीपल फील्ड्स में इन्वेंशंस हो चुकी थी, अलग अलग नई नई चीज़ें बन चुकी थी। अब हम सबका इस्तेमाल करके क्या कहाँ यूज़ कर रहे थे, कंप्यूटर्स को बनाने में। अगर इनपुट की बात करें तो इन कंप्यूटर्स के अंदर कीबोर्ड के थ्रू इनपुट दी जाती थी, माउस के थ्रू इनपुट दी जाती थी और स्कैनर के थ्रू इनपुट दी जाती थी कंप्यूटर्स को। आउटपुट के लिए हमारे पास LCD LED मॉनिटर आ गए थे, प्रिंटर्स आ गए थे और स्पीकर्स का भी जन्म हो चुका था। मेमोरी के लिए इस्तेमाल किया जाता था रैम और रोम का। देन स्टोरेज होती है हार्ड डिस्क, SSD और USB ड्राइव से। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यहाँ पे C++, जावा और पाइथन जैसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया गया। और इस जनरेशन का जो टाइम पीरियड है हम मानते हैं 1971 टू प्रेजेंट। अब कुछ बुक्स में ये प्रेजेंट तक लिखा है, कुछ बुक्स में इसकी डेट 2010 लिखी होती है, तो ये अलग अलग कंसेप्ट है। पर जर्नली मैक्सिमम बुक्स के अंदर इसको मैक्सिमम बुक्स के अंदर इसको 1971 से लेके प्रेजेंट तक लिखा, तो हमने भी वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई। अगर फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करें, कंप्यूटेशन स्पीड की, नौ ये अब नैनो से बढ़कर पाइको सेकंड्स हो गई थी, which means computers now can calculate billions of instructions in a single second of time। साइज छोटा हो गया था, यानी कि जो हमारे घरों में लैपटॉप्स होते हैं, डेस्कटॉप्स होते हैं, जो हमारा मोबाइल। हीट की बात करें तो हीट प्रोड्यूस होती है बट बड़ी ही कम। पावर कंजप्शन की बात करें तो ये कंप्यूटर्स जो थे ये एनर्जी एफिशिएंट थे, यानी कि ये लेस एनर्जी का इस्तेमाल करते थे।
मेजर डेवलपमेंट्स क्या हुई थी इस समय? इट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इंटरनेट, मोबाइल, क्लाउड, इन सब चीज़ों ने हमारा जो वे ऑफ लाइफ है वो सब बदला। आज हम जो हैं, जो लाइफ जी रहे हैं, सबको पता है हम टेक्नोलॉजी के ऊपर कितने डिपेंड हैं। ये सब जो टेक्नोलॉजी आज हम यूज़ कर रहे हैं, इनका जन्म फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर हुआ था। एग्जाम्पल, यहाँ पे IBM ने पीसी बनाया, एप्पल ने अपने मैकबुक्स बनाए, और इंटेल कोर i7 एक प्रोसेसर का नाम है। देन ये जो कंप्यूटर्स थे, इनका इस्तेमाल होने लगा होम्स के अंदर, घरों के अंदर, स्कूल्स के अंदर और बिजनेसेस के अंदर। इनका इस्तेमाल होने लगा हर दिन की टेक्नोलॉजी के अंदर, मल्टीटास्किंग के अंदर, गेमिंग के अंदर, और ऑनलाइन जितना भी एक्सेस हम लोग डेटा को कर रहे हैं, ये वहाँ पे इस्तेमाल होने लगे। मेजर कंप्यूटर्स कौन कौन से हैं फोर्थ जनरेशन के? इट इज़ अल्टेर 8800 जो बनाया था माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीमेट्री सिस्टम इन द ईयर 1975। इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट कमर्शियल माइक्रो कंप्यूटर। एप्पल 1 एंड एप्पल 2 जो बनाया था एप्पल कॉर्पोरेशन स्टीव जॉब्स और वॉजनाइक ने इन द ईयर 1976, और एप्पल ने पीसी इंडस्ट्री को बदला था। देन IBM ने बनाया था IBM पीसी इन द ईयर 1981, ये एक स्टैंडर्ड पीसी मॉडल था। एंड देन इंटेल Corporation has launched its chips, पहली चिप थी Intel 4004 in the 1971, and this is the first microprocessor chip. और ये माइक्रो प्रोसेसर एक IC बेस्ड चिप होती है जो कंप्यूटर में पड़ी होती है, और माइक्रो प्रोसेसर ही हमारे कंप्यूटर्स के अंदर जितने भी अरिथमेटिक, लॉजिक, कंट्रोल और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं, ये सब परफॉर्म करता है। सो ये थे मेजर कंप्यूटर्स जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर डेवलप हुए। एंड नाउ वी आर इंटरिंग इनटू फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जिसको हम कहते हैं कि जो अब आज हम जी रहे हैं वो वाली जनरेशन, और आने वाले सालों के अंदर जो आएगी वो वाली जनरेशन। सो अगर हम लोग फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करें, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर जो कंप्यूटिंग के लिए डिवाइसेस इस्तेमाल की गई थी वो थी AI पावर्ड, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वांटम एंड कॉग्निटिव कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हो रहा है आज की डेट में। अगर मैं आपको बताऊं कि जो हमारी सोच है उससे भी ज़्यादा एडवांस कंप्यूटर हो चुका है, उसमें कोई गलत नहीं है। अगर इनपुट की बात करें, आज की डेट में इनपुट के लिए हमारे पास क्या है, हम लोग वॉइस से इनपुट दे सकते हैं। आप लोग बोलते हो हे अलेक्सा डू दिस, व्हाट इज दिस, आप लोग इनपुट दे रहे हो अलेक्सा को विद द हेल्प ऑफ योर वॉइस। आज की डेट में हर एक इंसान के पास टच वाला मोबाइल है, वो टच करता है, इनपुट जाती है, प्रोसेसिंग होती है। सेंसर बेस्ड इनपुट, आज की डेट में हर जगह सेंसर्स लगे हुए हैं। आप आपके मोबाइल को देख लो, उसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, गायरो सेंसर है, कि सेंसर्स क्या कर रहे हैं। सपोज आपको फ़ोन आ रहा है, जैसे आपने फ़ोन कान को लगाया, वो ब्राइटनेस को बंद कर देगा, स्क्रीन को बंद कर देगा। बट इज दिस सेंसर। गेस्टर आ चुके हैं, आज की डेट में आप मूवीज में देखते होंगे जहाँ हाथ से कंट्रोल किया जा रहा है कंप्यूटर्स को। व्हाट इज दिस गेस्टर्स ऑफ योर हैंड, हैंड से हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहे हैं। आउटपुट भी हमें वैसे ही मिलती है, वॉइस से मिल रही है, विजुअल से मिल रही है, दिख रहा है हम लोगों को, होलोग्राम से मिल रही है। बड़ी सारी मूवीज ऐसी आ चुकी हैं आज की डेट में यहाँ पे होलोग्राम का कंसेप्ट यूज किया गया है, और होलोग्राम और रियल में कुछ फर्क नहीं होता। देन मेमोरी, मेमोरी भी बदल गई है आज की डेट में, मेमोरी अब क्लाउड हो चुकी है, क्वांटम रैम्स आ गई हैं, AI एक्सीलेटेड चिप्स आ गई हैं हमारे पास, जिनका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं टू बिल्ड द मॉडर्न कंप्यूटर्स, टू बिल्ड द फ्यूचर कंप्यूटर्स। स्टोरेज की बात करें तो हमारे पास आज स्टोरेज के लिए क्लाउड स्टोरेज अवेलेबल है।
डिस्ट्रीब्यूटेड बिग डेटा सिस्टम्स अवेलेबल है। और ये सब कैसे हुआ? देखो, जब कंप्यूटर की जनरेशन की बात की जाती है, इसी के साथ साथ अलग अलग पैरेलल टेक्नोलॉजीज का भी जन्म हुआ। हर एक फील्ड के अंदर इनोवेशन हुई, और आज हम उन्हीं अलग अलग फील्ड में जो इनोवेशंस हुई हैं उनको हमने कंप्यूटर के फील्ड में लेके आ चुके हैं। और यहाँ लेने के बाद हमें क्या लग रहा है कि आज हमारे पास ऐसे कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं जिनसे हम लोग कोई भी काम जो है इजीली कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल बढ़ गया, और नई लैंग्वेजेस जैसे पाइथन, आर, प्रोलॉग, एआई और मशीन लर्निंग लैंग्वेजेस का जन्म हुआ। आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बिना कोई भी कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर अधूरा है। हर एक कंप्यूटर में आप देखते हो, हर एक मोबाइल में आप देखते हो कि वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बेस्ड फीचर्स ऐड किए गए हुए हैं, बिकॉज दिस इज द नेक्स्ट फ्यूचर। और अगर हम कंप्यूटेशन स्पीड की बात करें ना, इट इज रियल टाइम लाइटनिंग फास्ट। और मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मॉडर्न कंप्यूटर्स के अंदर क्वांटम बेस्ड कंप्यूटर्स का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है अभी। अभी रिसेंटली गूगल ने एक विलो चिप करके अनाउंस की हुई है, और अगर आप उसकी कंप्यूटेशन स्पीड को मेजर करो, मैं सिंपल आपको बोल सकता हूँ कि जिस काम को करने के लिए हमें 10⁻⁴ जिस काम को करने में हमें इतने साल लग जाएं, इट इज अराउंड 10 सेप्टिलियन ईयर्स, वो गूगल की विलो चिप 5 मिनट में कर सकती है। जिस काम को करने में हमें 10 सेप्टिलियन ईयर्स लग जाएं, उस काम को गूगल की विलो चिप 5 मिनट में कर सकती है। दिस इज द पावर ऑफ द क्वांटम चिप्स, दिस इज द पावर ऑफ द फ्यूचर, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से कि नाउ जो कंप्यूटेशन स्पीड है वो रियल टाइम है, लाइटनिंग फास्ट है, विच मीन्स वी कैन नॉट मेजर द स्पीड। एंड साइज की बात करें, नाउ वी हैव द अल्ट्रा कम्पैक्ट सिस्टम्स। यू कैन से आपकी हाथ में आपने घड़ी डाल दी हुई है ना, तो उसके अंदर सब कुछ है। एंड इन सब मूवीज वी हैव सीन कि उस घड़ी से ही पूरा कंप्यूटर स्क्रीन बन के आ जाती है। वो जो हम साइंस और फिक्शन की मूवीज देखते हैं, वो आने वाले कुछ समय में रियलिटी होगा। अगर हीट की बात करें तो हीट वेरीज करती है। अगर बात करें एआई सिस्टम्स की, तो दे प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट, एंड इनको ठंडा करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ कूलिंग सिस्टम्स का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन हमने इनको ऑप्टिमाइज कर लिया है, हम इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी को यूज कर सकते हैं। पावर कंजप्शन और कम हो गई। मेजर डेवलपमेंट्स क्या हुई इस समय जो अभी हुई है रिसेंटली? इट इज फर्स्ट थिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेकेंड थिंग मशीन लर्निंग, थर्ड थिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, फोर्थ थिंग रोबोटिक्स। और जो हमने, जैसे अब बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में एक मूवी आई थी रोबोट करके, वो मूवी सबने देखी होगी। उस समय जो वो चिट्टी था, वो जो काम करता था, हमें लगता है कि नहीं ये फिक्शन मूवी है, बट रिसेंटली आज की डेट में मैं बात करूं तो आज ये सब पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द innovation and development of the new modern computers and the quantum technology, जो कि फ्यूचर कंप्यूटर्स को बनाने में मेन रोल प्ले करेगी। और क्वांटम टेक्नोलॉजी को हमने क्वांटम फिजिक्स के कंसेप्ट के ऊपर बना रहे हैं। एंड इस टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, पहले जो हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ी फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टू फिफ्थ, यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही थी ना, वो लीनियर हो रही थी। बट नाउ विद द हेल्प ऑफ द क्वांटम कंप्यूटिंग, हम कंप्यूटर की जो स्पीड है, कंप्यूटेशन स्पीड, उसको एक्सपोनेंशियली ग्रो करवा रहे हैं। और जब एक्सपोनेंशियली कोई काम हो रहा है, इट इज़ ह्यूज। ये हमारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड है। नॉर्मल इंसान सोच ही नहीं सकता कि मॉडर्न कंप्यूटर्स कितने पावरफुल, कितने फास्ट हो चुके हैं। एग्जाम्पल जैसे अभी रिसेंटली सबने सुना होगा चैट जीपीटी, आईबीएम का वाटसन सिस्टम, गूगल का डीप माइंड, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। ये क्या है? वी आर लिविंग इन द फिफ्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। एंड इसके बाद वाले जनरेशन में यही होगा, ड्राइवर्स कार नहीं चलाएंगे, बिना ड्राइवर के गाड़ियां आपको मिलेंगी रोड्स के ऊपर। और क्या हुआ फिफ्थ जनरेशन के अंदर? स्मार्ट असिस्टेंट एंड रोबोटिक्स हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। मैं रिसेंटली भी पढ़ रहा था कि हार्ट ट्रांसप्लांट को रोबोट्स के थ्रू किया गया।
सो विच मीन्स कि रोबोट्स हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बन चुके होंगे। और जैसा कि हमने जो हॉलीवुड की कुछ साइंस और फिक्शन मूवीज है वहां पे देखा था, फ्यूचर में क्या होगा, देयर कम्स द वॉइस एंड ब्रेन कंट्रोल्ड कंप्यूटर्स, स्मार्ट सिटीज आ जाएंगी, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन आ जाएंगी। एंड ये जो ब्रेन कंट्रोल सिस्टम्स है ये अभी डेवलप हो रहे हैं। रिसेंटली मैं पढ़ रहा था किसी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा, ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया हुआ है उनके लोगों के लिए जो नहीं चल सकते, नहीं हिल सकते, वो पूरे पैरालाइज हैं, बट उनका ब्रेन फंक्शन करता है। नाउ दे आर कंट्रोलिंग द कंप्यूटर्स विद द हेल्प ऑफ देयर ब्रेन। और वो जो कंपनी है वो उन लोगों को पैसे कमाने में हेल्प कर रही है। दिस इज अ न्यू फ्यूचर, दिस इज अ न्यू era of the technology, this is a new era of the computer and the science and the technology। और हम जिस era में रह रहे हैं, दिस इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस era। कौन कौन से मेजर कंप्यूटर्स इस समय बने, ऐसे तो बड़ा कुछ हुआ है रिसेंटली। क्या हुआ, आईबीएम ने बनाया आईबीएम वाटसन इन द ईयर 2011, और ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपर्ट सिस्टम था। गूगल ने डीप माइंड बनाया 2014 में मशीन लर्निंग के लिए। फुजिस्टू फुजिस्टू कंपनी ने बनाया 2011 में सुपर कंप्यूटर जापान के अंदर। आईबीएम ने बनाया आईबीएम क्यूब सिस्टम 1 2019 में, ये कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर है। एंड देन चैट जीपीटी कोपायलट ये बनाया ओपन एआई माइक्रोसॉफ्ट ने इन द ईयर 2022 से। और मैं आपको बोल देता हूँ कि 2022 के बाद हमारा जो लाइफस्टाइल है सभी का काम करने को बदल चुका है। बिकॉज 2022 से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में इतनी बातें नहीं की जा रही थी, लेकिन जैसे ही ओपन एआई ने चैट जीपीटी को लॉन्च किया मार्केट के अंदर, इट इंटायरली चेंजेस द लैंडस्केप ऑफ एवरी फील्ड। नो हर एक इंडस्ट्री के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिकॉज सबको ये रियलाइज हो चुका है कि आने वाला जो फ्यूचर है हमारा वो एआई बेस्ड होगा। आज की डेट में आप देख लो, मोबाइल्स जो नए आ रहे हैं दे ऑल आर एआई बेस्ड। टेक्नोलॉजीज जो भी आ रही हैं दे ऑल आर एआई बेस्ड। आप हर जगह जाओ, यहाँ पे भी जाओगे आपको एआई मिलेगी ही मिलेगी। एआई हर जगह काम कर रही है, कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है यहाँ पे एआई का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर्स। हमने पढ़ा किस तरीके से फ्रॉम द ईयर 1940 टू टिल नाउ, और क्या क्या चेंजिंग्स हुई, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई। वी हैव स्टार्टेड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स विद द वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर्स ने, ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस किया आईसीस ने, आईसीस को रिप्लेस किया माइक्रो प्रोसेसर्स ने, माइक्रो प्रोसेसर्स को अभी रिप्लेस कर रहे हैं क्या, क्वांटम चिप्स, एआई चिप्स, इस तरह की नई नई टेक्नोलॉजीज। सो आई होप कि आपको जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कोई आपकी क्यूरी है, कोई समस्या है, या आप चाहते हो कि एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में डालकर हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियोस और ये जो सीरीज़ है ये पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो भी कंप्यूटर के बारे में जानना चाहता है, जो भी एग्ज़ाम के लिए इसको प्रिपेयर कर रहा है, सो डैट उसकी भी हेल्प हो जाए। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू।